नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी और नए नए समीकरण बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के पार्टियां भी अब एक दूसरे पर सवाल दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें अब तेज हो चली हैं। इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो सियासी हलचल में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ का। आज योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया यानी असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर पलटवार किया है। दरअसल कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि अब्बा जान और चचा जान वाले अगर माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है। अकूत प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और देश के विकास का एक आधार बन सकता था, लेकिन आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, आज जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक नए भारत का दर्शन कर रही है और ये नया भारत एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में दुनिया के सामने अपनी ताकत का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पर गौरव की अनुभूति करता है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं क्रांति और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उस समय उसको एक ही कार्य दिया कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए मानवता को बचाने का एक पवित्र राष्ट्र धर्म था। और उस राष्ट्र धर्म के कार्यक्रम के साथ जुड़ने में कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्य कर रही थी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों का कहीं अता पता नहीं था। और आज जनता को बताने की आवश्यकता है। जो लोग चुनाव में आने वाले लोग आज नए नए चेहरे को लेकर के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने बूथों की रक्षा करते समय बूथ प्रबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का दायित्व भी बनता है कि वह मजबूती के साथ अपनी बात को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उसी विश्वास के साथ आगे जाए जिस विश्वास के साथ कोरोना कालखंड में उसने सेवाई संगठन के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की छवि जो है वो नेता की जगह अब एजेंट की बनती चली जा रही। कभी कोई उन्हें किसी पार्टी का एजेंट कहता तो कभी कोई किसी और पार्टी का एजेंट कहता। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर के किदवाई नगर स्थित गुरुद्वारा नामदेव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त की। बता दें कि गुरुद्वारे में 140 लोगों को प्रवेश दिया गया था, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इस दौरान सिख संगठनों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। वहीं एसआईटी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री को सिरोपा भी भेंट किया गया। जो बोले सोनिया। गुरु के चरणों में यहाँ पर एकत्र आए हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे प्रभारी श्री राधा मोहन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानित मौर्य जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सांसद भोले सिंह जी, महेश त्रिवेदी जी, हमारे विधायक, हमारे अपने इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए सभी संतगण, हमारे सभी ज्ञानी पुरुष, हमारी बहन और मंत्री बहन कल्याण जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे बाबा नामदेव जी के चरणों में और इस गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जब तक बाबा की इच्छा न हो तब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो आज उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं कानपुर आया तो योगी जी के साथ सबसे पहले बाबा के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरुदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, यह अपने आप में हम सब लोग को प्रेरणा। वहीं 2019 आम चुनाव के दौरान सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता से संबंधित दस्तावेज सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने दो टूक कहा कि मौजूदा नियमों में सोशल मीडिया कंपनी को कोई भी ढील नहीं मिलेगी। उन्हें चुनाव के दौरान आचार संहिता से जुड़े सभी नियमों का पालन करना ही होगा। बता दें कि आयोग का यह बयान तब सामने आया जब एक दिन पहले फेसबुक के आंतरिक दस्तावेजों के माध्यम से खुलासा हुआ था कि फेसबुक ने चुनाव आयोग को स्वैच्छिक आचार संहिता के लिए राजी कर लिया था।
और वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की। दरअसल अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि कार्रवाई ना करना एक कमजोरी की निशानी है। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने हाल ही में जो किताब अपनी जारी करी है उसमें यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने 2008 के मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की जमकर आलोचना की। अपनी किताब में लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वह सिर्फ बातचीत करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई ना करना कमजोरी की निशानी है। और अब इसी किताब पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुस्तक का लेखन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी जी उस पर है। और सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है। इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। और उसका जो सारांश है पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा और उसके बाद हिंदी में उसका सारांश आपके समक्ष पेश करने के बाद अपनी बात रखूंगा। And I quote this excerpt from the book says, for a state that has no compunctions in brutally slaughtering hundreds of innocent people, and this is very important, restraint is not a sign of strength. It is perceived as a symbol of weakness. There comes a time when actions must speak louder than words. 26/11 was one such time when it should have been done. It therefore is my considered opinion that India should have actioned a kinetic response in the days following India's 9/11. और इसका सारांश हिंदी में है, संयम शक्ति की निशानी नहीं है। मुंबई हमले 26/11 के जो हमले हैं ये संयम कमजोरी माना जा सकता है। भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया।
और वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यमुना एक्सप्रेस वे का नाम बदलने पर विचार कर रही है। खबर है कि अब यह यमुना एक्सप्रेस वे को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर आ रहे हैं। वे यहां पर देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि उस रैली के दौरान ही पीएम द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के नए नाम की भी घोषणा की जा सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में प्रस्तावित फिल्म सिटी के विकास के लिए आज बिड खोल दिए गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए प्री बिड 8 दिसंबर को होगी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह के मुताबिक फिल्म सिटी का निर्माण करीब 1,000 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब 1,000 एकड़ भूमि पर बनने वाली यह फिल्म सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। उन्होंने बताया कि यह सपनों की नगरी होगी जहां कई तरह के सेट तैयार होंगे, जिसमें राजवार गांवों के सेट शामिल हैं। यमुना अथॉरिटी के सीईओ की माने तो इसमें स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। क्या और खूबी होगी, इसको लेकर के भी उन्होंने बातचीत करी और कहा कि यहां पर स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियो भी बनाए जाएंगे। प्रस्तावित फिल्म सिटी में एक यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। यहां एक हेलीपैड का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें यहां हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। उन्होंने साथ ही साथ बताया कि फिल्म, टेलीविजन कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम, विज्ञापन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी समेत डिजिटल आर्ट की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिस्ट के लिए मेकअप रूम और स्टोर रूम भी बनाए जाएंगे। वहीं शूटिंग के नजरिए से मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, झरने, बाग, पुलिस स्टेशन, जेल, अदालत और अस्पताल, पेट्रोल पंप, दुकानें भी तैयार की जाएंगी। साथ ही साथ शहर और गांव का भी निर्माण कराया जाएगा। तो अपने आप में गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 1,000 एकड़ बनने वाली फिल्म सिटी जो है, एक अपने आप में अजूबा कहलाने वाली है। और वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा। वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। बताते चले कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए करीब 55 लाख से भी अधिक नियमित और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों ने पंजीकृत कराया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 2018 से बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित कराई जा रही हैं, लेकिन 2022 में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण विद्यालयों में मतदान केंद्र बनाए जाने हैं। शिक्षकों के बीएलओ नियुक्त होने के साथ प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भी चुनाव में व्यस्त रहेगा। ऐसे में चुनाव अवधि के दौरान बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराना पूरी तरह से असंभव है। और वहीं राजस्थान में अलवर नगर परिषद की चेयरमैन बीना गुप्ता और उनके बेटे कुलदीप गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एंटी करप्शन ने उन्हें 80,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल बीना गुप्ता को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का करीबी बताया जाता है। टीकाराम जूली को हाल ही में प्रमोट कर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद अलवर में दुकानों की नीलामी हुई थी। इसमें ठेकेदार मोहनलाल सुमन सिंह ने बोली लगाई थी। आरोप है कि कमीशन के रूप में बीना गुप्ता और उनके बेटे ने तकरीबन 1,35,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के मंडला में आदिवासियों के साथ ढोल बजाते और डांस करते हुए नजर आए हैं। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज का एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने परंपरागत पोशाक पहन रखी और वो लोग नृत्य कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ ढोल बजा रहे हैं। सीएम को भी नृत्य करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कोई पहली बार नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान का इस तरह से वीडियो जो है वो सामने आया। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई समुदायों के कार्यक्रमों में उन्होंने नृत्य करते और समुदाय की परंपरा को पालन करते हुए साफ तौर पर नजर आते रहे। और वहीं अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अब बयान देकर सियासत गरमा दी है। बता दें कि मणिशंकर अय्यर का ताजा बयान देश की आजादी को लेकर आया है। दरअसल अय्यर ने कहा कि पिछले 7 सालों में हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर रह गए। एक सेमिनार में अय्यर ने कहा कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं। वहीं इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आजादी को लेकर विवादित बयान दिया था। एक टीवी चैनल शो के दौरान कंगना ने कहा कि हमें जो आजादी 1947 में मिली थी वो भीख में मिली थी। भारत को असली आजादी साल 2014 में मिली है। पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। तो वो हो, लेकिन हमारा तब भी कुछ प्रतियोग चलेगा। तो इसलिए रूस के साथ जो हमारे संबंध हुआ करते थे सन 2014 तक, वो काफी कम हो चुके हैं। उसमें काफी चोट लगा है और हमारा कर्तव्य बनता है कांग्रेस के होते हुए कि हम करदेव साहब को और उनके साथियों को ये बताएं कि जो भी आज की मौजूदा सरकार कर रही हो, हम उसके पक्ष में नहीं। फिलहाल हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदानों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।